आज हम बात करेंगे दंश कोशिकाओं के फंक्शंस के बारे में, यानी कि फंक्शंस ऑफ नेमेटोसाइट्स। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल, खूबसूरत सा चैनल BWC वाला ऑफिशियल। आप देख रहे हैं आज लेक्चर 3, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नाइडेरिया। नाइडेरिया के फर्स्ट लेक्चर के बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था दंश कोशिका के बारे में, जिसको हम बोलते हैं नेमेटोसाइट्स। आज हम उन्हीं नेमेटोसाइट्स के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। छोटी सी बात कर लेते हैं, इस नाइडेरिया फाइलम में 30 प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं और सेपरेट हाइड्रा में 4 टाइप की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, नेमेटोसाइट्स पाई जाती हैं। इनका डिस्कस जो है 30 का हम नहीं करेंगे, जो 30 ये नेमेटोसाइट्स दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनका कंप्लीट डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम 2 प्रकार की दंश कोशिकाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में हाइड्रा के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहली यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं दंश कोशिका, यानी कि नेमेटोसाइट्स। नेमेटोसाइट्स या हिंदी में हम यहाँ पर लिख देते हैं दंश कोशिका। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइलम कौन सा है? नाइडेरिया। इससे पहले वीडियो में हमने पोरीफेरा के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमारा फाइलम चल रहा है, इसको नाइडेरिया के नाम से हम जानते हैं। और आप देख रहे हैं लेक्चर 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे दंश कोशिकाओं के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम दंश कोशिका के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पाई किस में जाती हैं? हाइड्रा में पाई जाती हैं। सबसे पहली अगर दंश कोशिका के बारे में हम बात करें तो उस जो है दंश कोशिका का नाम स्टीनोटेल्स के नाम से हम जानते हैं। स्टीनोटेल्स के नाम से नेमेटोसाइट्स, स्टीनोटेल्स नेमेटोसाइट्स। थोड़ा सा लेक्चर 10 से 15-20 मिनट का हो जाएगा, उसको कंप्लीट देखें, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करके जाएगा। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि अगर आपका देखा हुआ, आपका समझा हुआ है तो ×2 की स्पीड पे कर लें और फिर उसके बाद आराम से इसको देखते चलें। बट वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपसे जरूरी बातें मैं करूंगा इस टॉपिक के अंदर और इंटरेस्टिंग सी बातें करूंगा जो आपकी समझ में आएगा, और ताकि आप अपने एग्जाम में इसको लिख सकें। खास करके नीट वाले ध्यान दें, क्लास 11th 12th की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान दें कि ये नेमेटोसाइट्स क्या हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। ये नेमेटोसाइट्स सबसे लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स होती है। ये नेमेटोसाइट्स लार्ज और ये कैसी होती हैं? कॉम्प्लेक्स होती। ये लार्ज होती हैं और कैसी होती हैं? कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये फूड के कांटेक्ट में जैसे ही आती हैं, इनका क्या हो जाता है? ब्लास्ट कर जाती हैं। ये फूड के कांटेक्ट में जैसे ही आती हैं, ये क्या कर जाती हैं? ब्लास्ट कर जाती हैं, दग जाती हैं, फट जाती हैं। वो नेमेटोसाइट्स हैं जिनका नाम है स्टीनोटेल्स, और ये पाई किस में जाती हैं? हाइड्रा के अंदर पाई जाती हैं। और इसमें से क्या कर देती हैं? शिकार को चुभ जाती हैं। इसके अंदर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, जो जाकर के शिकार को क्या कर जाते हैं? चुभ जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर और शिकार को घायल कर देती हैं। ये शिकार के अंदर क्या हो जाती हैं? ये चुभ जाती हैं, इंट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। ये चुभ जाती है। इसमें क्या होता है? एक टॉक्सिक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटॉक्सिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाइपोटॉक्सिन कहते हैं। टॉक्सिक पदार्थ मतलब एक जहरीला पदार्थ होता है जिसको हम हाइपोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। एक टॉक्सिन पदार्थ इसमें पाया जाता है जिसको हम हाइपोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं, हाइपोटॉक्सिन के नाम से जाना करते हैं। और ये शिकार को क्या कर देता है? ये शिकार को मार देता है। डेथ ऑफ शिकार को क्या कर देता है? मार देता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं शिकार को मार देता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात,
यहाँ पर देखें, एक स्टेनोसेल्स जो नेमेटोसाइट से लार्ज और कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि लार्ज मतलब बड़ी होती हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होती हैं, फूड कांटेक्ट में ब्लास्ट कर जाती हैं। फूड के जैसे ही कांटेक्ट में आएंगी, इंटैक्ट में आएंगी और ये फटाक से ब्लास्ट कर जाएंगी और उसको क्या कर देंगी, इंटैक्ट, उसको चुभ जाएंगी। सारी नेमेटोसाइट्स के अंदर स्पूल्स पाए जाते हैं, वो जाकर के बॉडी के अंदर चुभ जाते हैं और इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं टॉक्सिन। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके बल काट लेती है या हनी भी काट लेती है, तो क्या करते हैं, वहां पर खुजलाने लगते हैं और थोड़ा सा लगने लगता है कि कोई पेन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। क्या होता है, उसके अंदर भी एक टॉक्सिन पदार्थ होता है। वो टॉक्सिन पदार्थ जब केमिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे, चलो कमेंट में बताइए कि क्या पढ़ते हैं, कौन सा जो इसके अंदर पाया जाता है, जो हनी भी होती हैं इनके अंदर कौन सा ऐसा एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी शुभ हो जाती है, फूल जाती है, सूज जाती है, उसके बारे में कमेंट करके बताएं। आपकी अगर केमिस्ट्री थोड़ी सी फास्ट होगी तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऐसा एसिड होता है जो उसके डंक में पाया जाता है, हनी बी के। हम आपको लास्ट में बताते हैं। टॉक्सिन, हाइपोटॉक्सिन, शिकार कर उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, लापरवाही कोई नहीं करेगा, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। एसिड कौन कौन से पाए जाते हैं, मेथाइलिक एसिड है, कौन सा एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कौन सा एसिड है आप कमेंट में बताएं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। टॉक्सिन, हाइपोटॉक्सिन शिकार को ये क्या कर देती है, मार देती है। ये इसका काम होता है। कौन सी एक निमेटोसाइट्स है, स्टेनोटेल्स निमेटोसाइट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम दूसरी जो है निमेटोसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलेंगे डेस्मोनिम्स। डेस्मोनिम्स नेमेटोसाइट्स। डेस्मोनिम्स, डेस्मोनिम्स नेमेटोसाइट्स। इसका कार्य और फंक्शन इसका क्या होता है, ये क्या करती है, जैसे ही शिकार के करीब में जाती है, ये उसको चारों तरफ से क्या कर लेती है, लपेट लेती है, क्वाइल्स कर लेती है। ये क्या करती है, शिकार को चारों तरफ से लपेट लेती है। ये निमेटोसाइट, जिसका नाम बोलेंगे हम डेस्मोनिम्स। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वो कौन सी जो है नेमेटोसाइट्स हैं या दंश कोशिका है जो शिकार को चारों तरफ से लपेट लेती है। तो आप टिक करेंगे डेस्मोनिम्स एक ऐसी नेमेटोसाइट्स है, दंश कोशिका है जो शिकार को चारों तरफ से लपेट लेती है। ये इसके नेमेटोसाइट्स के फंक्शन हो गए और ये दोनों फंक्शन याद रखिएगा, इनको ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा टॉपिक रह जाएगा जिसको हम पढ़ेंगे कि ये पाचन क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और पाचन की प्रक्रिया हम इसी वीडियो में समझते हुए चलेंगे। इसमें हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में, एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन, फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बाद में हम पढ़ लेंगे रिप्रोडक्शन। बस एक एक मिनट के टॉपिक है, ये भी कंप्लीट हम करते हैं यहीं पर तुम्हारे साथ में। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3 आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन। फर्स्ट नंबर की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन, डाइजेशन के बारे में, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले सिस्टम के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद हम डाइजेशन के बारे में समझेंगे। माउथ के साथ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, माउथ के साथ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सेलेंट्रॉन कैविटी, सेलेंट्रॉन कैविटी माउथ से लेकर के
देखो यहाँ पर माउथ से सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सेलेंट्रान तक लेकर के ये क्या करती हैं, ये दोनों एनस को संपन्न या बनाने का काम करती हैं। एनस को क्या करती हैं, एनस को या एनस को, हाँ यहीं पे लिख देते हैं हम, एनस को या एनस की भांति कार्य करती है। कौन? माउथ से, यानी सेंट्रल माउथ से सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सेलेंट्रॉन कैविटी, चाहे इसको बोले चाहे इसको, एनस की भांति क्या करती हैं, ये कार्य करती हैं। इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनमें क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब तो फिर किस प्रकार का सिस्टम होगा? अगर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर कैसा होता है, काऊ की बॉडी में कैसा होता है, जो कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा। हम पढ़ क्या रहे हैं? नॉन कॉर्डेटा का फाइलम पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइडेरिया। नाइडेरिया में हमने पढ़ा है, दंश कोशिकाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो नाइडेरिया फाइलम है, इसमें हाइड्रा और फाइसेलिया, ये दो एनिमल इनका डिस्कस करेंगे हम इसी चैप्टर के अंदर। इनमें हमने बात किया है कि डाइजेशन की बात चल रही थी, तो क्या होता है हमारे अंदर, क्या होता है हमारे अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। और ये जो फाइलम होते हैं, इन फाइलम के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो फिर किस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है? तो इनमें सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। और कैसा पाया जाता है? एलिमेंट्री कैनाल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी कि इंट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें कैसा होता है? इंट्रा एंड इंटर सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इंट्रा का मतलब अंतः, और इंट्रा सेलुलर, इंटर सेलुलर का मतलब होता है बाह्य डाइजेस्टिव सिस्टम। इंट्रा की अगर हम बात करते हैं और इंटर की अगर हम बात करें, इंट्रा का मतलब होता है फूड का डाइजेशन कहां पर हो जाता है? फूड का डाइजेशन सेल में हो जाता है। कहां पर? सेल में हो जाता है। और इंटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फूड का डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में होता है। एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में होता है। दो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब होता है बीच में, इंट्रा का मतलब होता है बाह्य। इंटर का मतलब आंतरिक है, इंटर का मतलब होता है जो है बाह्य क्षेत्र में। दो प्रकार के में डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इंटर होता है, एक इंटर होता है। इंट्रा अंदर यानी आंतरिक, और इंटर मतलब बाह्य जनन तंत्र। इसमें क्या होता है? फूड का डाइजेशन कहाँ पर होता है? सेल्स के अंदर होता है। और इंटर का मतलब, इंटर यानी बाह्य जनन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो फूड डाइजेशन कहाँ पर होता है? एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए हमने इनको लिखवाया। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। अब जरा स्क्रीनशॉट ले इसका। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर इसके बाद हम समझते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। यहीं पर समझेंगे इसी टॉपिक में।
रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। हेडिंग डालनी है रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पायरेशन, ये दोनों क्रियाएं डिफ्यूजन द्वारा होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये क्रिया डिफ्यूजन द्वारा होती है। किसके द्वारा? ये दोनों क्रियाएं डिफ्यूजन द्वारा कंप्लीट होती हैं, संपन्न होती हैं। इसमें क्या होता है? अमोनिया मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ है। अमोनिया मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ है। डिफ्यूजन द्वारा रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन क्या होते हैं? डिफ्यूजन द्वारा दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं और मुख्य रूप से मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया होता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इनके सेकेंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में, तो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है CNS। CNS एब्सेंट। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट्स की मैं बताया था, एक एक मिनट में ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनकी अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, दो टाइप का होता है। इसकी अगर लाइफ साइकिल की बात करें और इसकी अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो यहां पर हम लिख देते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पॉलिप पाया जाता है और इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? मेडूसा की प्रक्रिया होती है। इसमें पॉलिप और इसमें कौन सी क्रिया होती है? मेडूसा की प्रक्रिया संपन्न होती है। रूप होते हैं, यहां पर हम लिखते हैं रूप होते हैं। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइफ साइकिल की जब प्रक्रिया कंप्लीट होती है तब पॉलिप बनता है। एसेक्सुअल में क्या बनता है? मेडूसा बनता है, फिर जाकर के कोई एनिमल का निर्माण कर पाता है। जिस तरीके से लार्वा या गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला और फिर उसके बाद में जायगोट बना, जायगोट के बाद गैस्ट्रुला, जायगोट को बनाने के लिए क्या होता है? मोरुला, गैस्ट्रुला, इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर पॉलिप और मेडूसा का निर्माण होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? मेटाजेनेसिस कहलाती है। ये पॉलिप और मेडूसा बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? मेटाजेनेसिस, जेनेसिस कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलिप और मेडूसा की मेटाजेनेसिस प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद हमारा लेक्चर रहेगा, आपने इसको देख लिया रिप्रोडक्शन के बारे में। एक्सक्रीशन डिफ्यूजन द्वारा अमोनिया मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एब्सेंट। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार से, इसमें दो प्रकार रूप होते हैं। एक तो मेडूसा यानी पॉलिप का रूप होता है, दूसरा कौन सा होता है? मेडूसा का रूप होता है लाइफ साइकिल के अंदर। इस प्रकार से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट लेक्चर की, जो हमारा लेक्चर रहेगा, फोर्थ लेक्चर रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइसीलिया व हाइड्रा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रा पढ़ेंगे, हाइड्रा के बाद में हम फाइसीलिया का डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद ये हमारा फाइलम कंप्लीट हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे प्लेटेहेलमिन्थस पे। प्लेटेहेलमिन्थस इसमें नाइडेरिया हो गया है और फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जरूर करते रहें, ठंड बहुत है लेकिन कपड़े थोड़े से मोटे पहने और अपना तैयारी पे जरूर बैठे रहें, क्योंकि तैयारी नहीं करोगे तो आपके एग्जाम आपके करीब
बढ़ते जा रहे हैं और आपको जुटे रहना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे लिए ही मेहनत करता हूँ। जो भी हो सके वो अपना प्यार जरूर दिखाइए। ऑल द बेस्ट।